बच्चों आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 12 स्टडी करेंगे एंड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हमें मालूम है कि हम अपने घरों में जो बल्ब्स यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से हमें लाइट मिल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण संभव है। या हम फैंस का यूज़ करते हैं, कूलर्स का यूज़ करते हैं, जहाँ से हमें हवा मिलती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण संभव है। या हम अपने घरों में जो हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जहाँ से हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हीटर है, गीज़र है, ओवन है, ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हमारी इंडस्ट्रीज़ में जो अधिकतर जो मशीन्स यूज़ होती हैं वो भी सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। या हम अगर अपने मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें, जैसे कि मेट्रो ट्रेन्स हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड हैं। तो ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न लाइफ को सस्टेन करने में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चार्ज स्टडी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ना बार बार आप चार्ज वर्ड का यूज करोगे, तो हम पहले चार्ज को क्लियर कर लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? चार्ज किसी भी मटेरियल की, किसी भी बॉडी की या किसी भी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके कारण वो क्या करता है कि किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा भी सकता है और किसी दूसरी बॉडी के कारण लगने वाले फोर्स को एक्सपीरियंस भी कर सकता है, मतलब उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड भी कर सकता है। तो हम पहले चार्ज की डेफिनेशन लिख लेते हैं। चार्ज इज समथिंग possessed by a material which makes it possible for them to exert electrical force and to respond to the electrical force. हमने कहा कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, उसके पास चार्ज है, तो हमने कहा कि उसके पास कुछ चार्ज है, लेट उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। चार्जेस ना टू टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट तो होता है नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और इन चार्जेस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जो लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर सेम चार्ज होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपल्शन की फोर्स लगाएंगे। और अगर अनलाइक चार्ज होंगी तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर अनलाइक होंगे मींस एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ को खींचते हैं। जैसा अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इनके बीच में कैसी फोर्स लगेगी? रिपल्शन की फोर्स लगेगी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो उनके बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है कि अपने आसपास ना एक फील्ड बना देता है, और उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये इसका प्रभाव क्षेत्र समझ लो आप, ये इसका प्रभाव क्षेत्र है, मतलब इससे बाहर उसका प्रभाव नहीं होगा, इसके अंदर ही उसका प्रभाव होगा। तो अगर हम यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज के प्रभाव क्षेत्र में, इसकी विसिनिटी में किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, तो ये क्या करेगा? ये चार्ज इस चार्ज पे रिपल्शन की फोर्स लगाएगा, उसको रिपेल करेगा। और अगर हम इसकी विसिनिटी में कहीं कोई नेगेटिव चार्ज रख दें इसके प्रभाव क्षेत्र में,
तो ये वाला चार्ज इसको क्या कर लेगा, एक्सर्ट अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेगा, सॉरी। तो ये क्या कर रहा है, ये जो चार्ज है ये इस पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है और इस पे भी फोर्स लगा रहा है, इस पे रिपल्शन की फोर्स लगा रहा है, इस पे अट्रैक्शन की फोर्स लगा रहा है। तो हमारी जो डेफिनेशन में लिखा है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसके कारण वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सर्ट करता है। ये जो फोर्स लगा रहा है ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो और दूसरा, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को रेस्पॉन्ड भी कर देता है। हमने बोला कि कोई दूसरी बॉडी है, ये कोई दूसरी बॉडी का विसिनिटी है, मतलब उसका प्रभाव क्षेत्र है, कोई दूसरी चार्ज बॉडी है और ये उसका प्रभाव क्षेत्र है। हमने इस वाले चार्ज को उठा के यहां रख दिया, इसके प्रभाव क्षेत्र में रख दिया। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, तो इसको ये क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करके ले जाएगी। और अगर यहां पर सॉरी इसको रिपेल कर देगी, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा इसको तो अट्रैक्ट कर लेगी। अगर हम किसी दूसरी बॉडी की बात कर रहे हैं और उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और हमने इस वाले पॉजिटिव चार्ज को यहां रख दिया, तो इसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा, उसमें रिपल्शन की फोर्स लगा देगा। और अगर हमने नेगेटिव चार्ज रख लिया तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो हमने दूसरी जो हमने डेफिनेशन लिखा था उसका जो सेकंड पार्ट है, एंड टू रेस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो ये वाला जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, दूसरी बॉडी की इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है उसमें उसको रेस्पॉन्ड भी कर रहा है, या तो उससे रिपेल हो रहा है और या फिर उसकी तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है। तो कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है, थोड़ा हम चार्ज को स्टडी कर लेते हैं। वैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हमें पता है कि जैसे सोडियम है, हम सोडियम को ले रहे हैं, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है डेट इज 11 होता है, और हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 × 8 × 1। तो हमें पता है कि इसके फर्स्ट वाले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड वाले में कितने आ गए, 8 आ गए, और इसके नेक्स्ट वाले में कितने आ जाएंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें मालूम है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसको एनर्जी मिली और इसको एटम को से ड्रॉप कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें पता है कि यहां पर इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और जिसमें से वो गया वो कौन सा चार्ज बन गया, डेट इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन गया, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और ये कैसा पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो हम इसको बोलते हैं चार्ज, ठीक है, कि किसी के पास या तो नेट चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए या उसके पास नेट चार्ज 0 होना चाहिए, ओ सॉरी नेट चार्ज नेगेटिव होना चाहिए या उसके पास नेट चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। अगर 0 चार्ज है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल, नो चार्ज, हैविंग नो चार्ज। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो हम थोड़ा सा चार्ज को स्टडी करते हैं कि किसी बॉडी में चार्ज आता कहां से। तो देखो, हमें एक लॉ पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर किसी बॉडी में जो कि न्यूट्रल है उसमें चार्ज बनता कैसे। तो चार्ज बनने के लिए क्या होता है कि अभी हम एक मेथड सीख रहे हैं। हमने क्या किया, 2 बॉडीज को रब किया। जैसे कि आपके पास एक कॉम्ब है और उस कॉम्ब को आपने अपने हेयर से रब किया, तो हम देखते हैं कि वो जो कॉम्ब है, जब उसको हम अपने हेयर से रब करते हैं तो वो क्या करती है कि छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े, कागज के पीसेस होते हैं ना, जैसे बच्चे स्कूल में करते हैं, स्केल को अपने बालों से रब करते हैं तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब हमने स्केल से उसको रब किया, पहले स्केल के पास कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल चार्ज था। जब हमने उसको रब किया अपने हेयर से तो उसमें कुछ ना कुछ चार्ज आया होगा, क्योंकि उसने किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका मतलब वो चार्ज हुआ होगा। तो चार्ज का मीनिंग ये होता है कि जैसे हमने क्या किया, हमने कॉम्ब को हेयर से रब किया, या हमने क्या किया, हमारी 2 हाथ हैं, इनको हम ऐसे रब कर रहे हैं। तो रबिंग करने से क्या होगा कि अगर हमारे इस वाले हाथ में, यहाँ पर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जब इसको हम ऐसे रब करते हैं ना, तो रब करने से क्या होता है कि अगर इस हाथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा सा लूज हैं, तो क्या होगा, वो लूज वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस बॉडी की तरफ को खींच के चले जाएंगे। जिसमें टाइट होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने पेरेंट एटम से टाइटली पैक्ड होंगे, उसमें तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नहीं। जिसमें थोड़े से ढीले बंधे हुए होंगे, वो ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन खींचकर इस बॉडी के साथ चले जाते हैं। तो अगर हमने क्या किया, अपने हाथ को ऐसे रब किया, तो हमने देखा कि हमारे इस वाले हाथ में जो है नेगेटिव चार्ज आ गया और इस वाले हाथ में पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन निकल के इस वाले हाथ में चले गए होंगे। अगर इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के इस वाले हाथ में गए तो इसमें कितना चार्ज बना होगा, -5। और अगर इसकी बात करें तो इसमें कितना चार्ज आया होगा, तो इस वाले हाथ में चार्ज आया होगा +5, -5 इसमें तो +5 इसमें। और हमने दोनों का जब नेट चार्ज देखा तो कितना हो गया, दोबारा से 0 हो गया।
पहले भी जीरो और बाद में भी कितना रहेगा, जीरो। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जैसे आप जब कॉम को या स्केल को हेयर से रब करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि जो कॉम है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे बालों से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कॉम में आ गए होंगे। तो जितना चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमारे कॉम में बना, उतना ही पॉजिटिव चार्ज हमारे हेयर में भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि चार्ज को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज की को हम आगे स्टडी करते हैं। अच्छा, चार्ज ना, जैसे आप लोगों ने क्लास 9 में शायद पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो पार्टिकल की प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, डेट इज मास। किसी भी पार्टिकल की दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो मास होती है और मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर किन्हीं दो बॉडीज के पास मास है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्शन शो नहीं करती है, ऑलवेज अट्रैक्शन शो करती है। तो मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, मींस अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन जो सेकेंड बेसिक प्रॉपर्टी है, दैट इज चार्ज। तो चार्ज बॉडी क्या करती है, दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगा के उसको रिपेल भी कर सकती है और उसको अपनी तरफ को खींच भी सकती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो फोर्सेस होती हैं वो रिपेलिंग फोर्स भी होती है और अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है। तो अगर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल टू कैपिटल जी, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ सेकंड बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को हमने ना, इसी फॉर्मूले से ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, इसी से हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला बनाया। और इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, फोर्स हमने लिखा और दिस इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये फोर्स का फॉर्मूला बना के चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी, चार्ज ऑफ सेकंड बॉडी अपॉन में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने क्या किया, ये हमने ई लिख लिया, इट मींस दिस इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, अब ये जो के है, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको हमने स्टडी नहीं करना, हम हायर क्लासेस में इसको स्टडी करते हैं। तो जैसे यहाँ जी कांस्टेंट है, ऐसे यहाँ के कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, हियर हमने दो जो चार्जेस है ना, उनका मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड लिया, Q1 बराबर Q2, और वो हमने ले लिया लेट Q के बराबर। और हमने जो दोनों के चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है वो रख दिया हमने, दिस इज आर हमने रख दिया 1 मीटर के इक्वल। और फोर्स की वैल्यू डाल दी, इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू डाल दी कितनी, 9 × 10⁹ न्यूटन। ये जो कांस्टेंट की है ना, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां पर, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। अच्छा, हमने यहां पर ये जो चार्ज की यूनिट है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की जो यूनिट होती है डेट इज कूलम। हम एक्चुअली में 1 कूलम को डिफाइन कर रहे हैं कि 1 कूलम कितनी क्वांटिटी होती है। 1 कूलम SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COULOMB इज नोटेड बाय कैपिटल C। हम चार्ज की यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब 1 कूलम को डिफाइन कर रहे हैं कि 1 कूलम एक्चुअल में कितना चार्ज होता है, 1 कूलम। तो ये क्वांटिटीज आई। इसमें हमने क्या किया, Fe की जगह तो हमने रखा 9 × 10⁹ रख दिया, K की वैल्यू रख दी 9 × 10⁹, और Q1 × Q2 हमने क्या रखा हुआ है, Q × Q रखा हुआ है। इनके बीच का डिस्टेंस हमने कितना यूज कर लिया, इनके बीच का डिस्टेंस हमने यूज कर लिया है 1। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो ये कितना आया, यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल, 10⁹ से 10⁹ कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Q² = 1 बचेगा। तो Q = कितना हो जाएगा, +-1 हो जाएगा, +-1। और Q1 चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, तो हमने क्या लगा दिया, आगे से C लगा दिया, Q1 कूलम। तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअली 1 कूलम क्या होता है। तो 1 कूलम कितना चार्ज होता है, तो 1 कूलम वो चार्ज होता है जिसको अगर हम वैक्यूम में रखते हैं, इज डेट मच अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 कूलम इज डेट मच amount of charge which when placed in vacuum
at a distance of 1 meter from equal and similar charge would repel it with a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। अब आप डेफिनेशन को, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा ना अभी, इससे कंपेयर करो आप। 1 कूलम वो चार्ज होता है कि जिसको अगर हम कहीं वैक्यूम में रख दें, कहां पर रख रहे हैं उसको हम, एक दूसरे चार्ज से 1 मीटर की दूरी पे रख रहे हैं, और 1 मीटर की दूरी पे रखने पे दूसरे चार्ज से हमने उसको 1 मीटर की दूरी पे रखा, और ये चार्ज मान लो ये चार्ज Q है, जिसको हमने कहा रखा 1 मीटर की दूरी पे। किससे रखा हमने 1 मीटर की दूरी पे? जो कि उसी के जैसा इक्वल और सिमिलर चार्ज होना चाहिए, मतलब 1 कूलम का ही चार्ज होना चाहिए और पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो ये भी सेम चार्ज हो गया, ये भी पॉजिटिव है। सिमिलर, इक्वल एंड सिमिलर, इक्वल मतलब हो गया वो Q है तो वो भी Q, और सिमिलर का मतलब है ये पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर ये इसको, ये चार्ज दूसरे चार्ज को, जो हमने उसी का जैसा चार्ज रखा है और 1 मीटर की दूरी पे दोनों चार्जेस को रख दिया, तो ये वाला चार्ज अगर इस वाले चार्ज पे, इक्वल एंड सिमिलर चार्ज पे कितनी 9 into 10 to the power 9 न्यूटन की फोर्स लगा दे, तो एक्चुअल में हमारा चार्ज 1 कूलम के बराबर होता है। हमने एक चार्ज लिया, उसको कहां रखा? दूसरे चार्ज से 1 मीटर की दूरी पे रखा। जो दूसरा चार्ज है वो भी इसी का जैसा ही है, ये भी 1 कूलम, पॉजिटिव 1 कूलम, ये भी पॉजिटिव Q और वो भी पॉजिटिव Q। अगर ये 1 मीटर की दूरी पे रखने पे ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे 9 into 10 to the power 9 न्यूटन की फोर्स लगाएगा, तो इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें हम एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टिट्यूटिंग इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स constitute 1 कूलम ऑफ चार्ज? 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम का, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिलकर 1 कूलम का चार्ज बनाता है? या हम इसमें क्वेश्चन, इसको ना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कौन बड़ा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा है या 1 कूलम का चार्ज बड़ा है? विच इज ग्रेटर 1 कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, विच इज ग्रेटर 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा एक चीज और स्टडी करनी पड़ेगी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज की क्वांटिटी फाइंड करना, उसको क्वांटिफाई करना। तो जैसे हमने क्या किया, हमने 2 बॉडीज को रब किया, तो हमने कहा कि जब 2 बॉडीज को रब करते हैं तो अभी हमने देखा भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से लूज थे उसमें से निकल के दूसरी बॉडी में चले गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा सकता किसी भी हालत में। तो इसी चीज से हम इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू E। मैं इसको ऐसी, इसकी डेफिनेशन हमारी 10th क्लास के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ऐसे बता देता हूं। दिस इज टोटल चार्ज। टोटल चार्ज किसके बराबर होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। जो चार्ज की जो बेसिक यूनिट होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। मीन्स हम ये लिख सकते हैं, अगर हम n की वैल्यू शुरुआत करते हैं, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम +-1 +-2 एंड सो ऑन। ठीक है, मीन्स हमने बोला कि अगर हमने लिखा कि n को हम +-1 ले रहे हैं, तो अगर हम n को +-1 ले लें तो Q कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा +-1 इंटू E। E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको पता आपको, तो ये कितना आ गया? दिस इज +-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ गया। अगर हम n को 2 रख दें +-2, तो ये Q कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा कितना
2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। और अगर मैं इनको प्लस माइनस 3 रख दें तो प्लस माइनस 3, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हमने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो क्या होगा, उस जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया उसमें तो चार्ज आ जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जिसमें से गया उसमें कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाते हैं तो जिस बॉडी में दो इलेक्ट्रॉन निकल के गए उसका चार्ज हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1.6, और 2 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, इट बिकम्स प्लस माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जिसमें से चार्ज गया, दो इलेक्ट्रॉन गए, उसमें कितना चार्ज आ गया, माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जिसमें से तीन चार्ज निकल के गए उसमें माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आया, जिसमें से निकल के गए उसमें पॉजिटिव 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉज क्या है, तो कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन है, इट्स कॉज इज ओनली द इंटीग्रल नंबर ऑफ charges are transferred from one body to another। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में निकलकर केवल इंटीग्रल नंबर ऑफ चार्जेस ही जा सकते हैं। या तो एक जाएगा तो ये पोजीशन आ जाएगी, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये पोजीशन आएगी, तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या किसी बॉडी में 3.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज पॉसिबल है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं है। क्यों, क्योंकि चार्ज इनके बीच में पॉसिबल ही नहीं है। 1.6 के बाद सीधा 3.2 को आना पड़ेगा, 3.2 के बाद सीधा 4.8 को आना पड़ेगा, और इसके बाद किसको आना पड़ेगा, 16 4 जा 64, 6.4, 16 5 जा 88। इनके बीच में चार्जेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि केवल इंटीग्रल नंबर ऑफ चार्जेस ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में निकल के जा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन गया तो उसमें ये चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसमें ये चार्ज होगा। ठीक है, अब तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सीधा यहां पहुंचेंगे ना, तो 3.9 तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने बोला कि कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटर, एक कूलम का चार्ज बड़ा है या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा है, या हम ये बोल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिलकर एक कूलम का चार्ज बनाता है। तो हमने यहाँ पर ये लिखा, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू E के बराबर होता है, N इंटू E। हमने बोला कि टोटल चार्ज हमें कितना लेना है, टोटल चार्ज तो हमें लेना 1 कूलम। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, 1 रख दिया। जो टोटल चार्ज है ना 1 कूलम है, जिसमें हम ये पता करना चाह रहे हैं भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इसमें है। तो ये तो हो गया 1, N हमें फाइंड करना है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये भी कूलम है और ये भी कूलम है, तो कूलम से कूलम तो हो जाएगा कैंसिल। तो कितना बचेगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू कितना है, n है। तो अब अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 10 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, और नीचे कितना है 16 है, इक्वल टू n हो गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/16 इंटू 10⁻20 हो जाएगा। ठीक है ना, 10⁻19 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20। ये 10 इसके डेसिमल को हटा के ऊपर 10 ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 को 16 से डिवाइड करो, 1 इज डिवाइडेड बाय 16, 0.0 ले लिया, फिर 0 लगा के फिर 0 ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 16 5 जा 16 6 जा 96, 16 6 जा 96, रिमाइंडर 4 आ गया, फिर 0 आ जाएगा, 16 2 जा 32, ये 8 आया और 0 8, 16 5 जा 50, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो देयरफॉर हमारे पास n की क्या वैल्यू आई, n की वैल्यू आ गई 0.0625 इंटू 10 की पावर कितना है, दिस इज 20। तो हम डेसिमल को कहां ले जाएंगे, पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। तो यहां से डेसिमल यहां आ जाएगा 1 और ये 2, 6 पॉइंट हो जाएगा, तो n इक्वल टू 6.25। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर, अगर आप डेसिमल को राइट में ले गए तो ये 2 प्लेस कम हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 80।
तो हमने क्या देखा कि n इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 आया, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिलकर 1 कूलम का चार्ज बनाता है। तो क्लियरली वी कैन से दैट चार्ज ऑफ 1 कूलम इज वेरी मच ग्रेटर देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम का चार्ज जो है वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलकर जब 1 कूलम का चार्ज बनाएगा तो 1 कूलम इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। 1 कूलम इज वेरी लार्ज, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो देयरफॉर वी कैन से दैट 1 कूलम इज वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, वेरी ह्यूज चार्ज, बहुत ज्यादा चार्ज होता है, ठीक है, ह्यूज चार्ज। अगर हम 1 कूलम के चार्ज को यूज कर रहे हैं इट मीन्स वी आर डीलिंग विद वेरी लार्ज चार्ज, हम बहुत ज्यादा चार्ज के साथ उसको डील कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। अब हम चार्ज को, अगर हम किसी बोले कि किसी बॉडी में चार्ज चले गया, जैसे हमने बोला कि ये प्लास्टिक की कॉम थी, हमने प्लास्टिक की कॉम को अपने हेयर से रब किया, तो जिस पोर्शन को हम अपने हेयर से रब कर रहे हैं ना, केवल चार्ज वहीं पे आके वहीं पे रेस्ट पे रहता है, वो चार्ज मूव नहीं करता है। अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो उस बॉडी को हम बोलते हैं कि चार्ज का मतलब है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के उस पार्ट को स्टडी करते हैं जिसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन वो हम पढ़ते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के केस में। और अगर इलेक्ट्रॉन्स उसके पास, बॉडी के पास चार्ज है और इट कैन मूव ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी या वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, अगर वो बॉडी के वॉल्यूम या सरफेस पे मूव कर सकता है, फ्रीली भी मूवेबल है, चल सकता है चार्ज अगर, तो उसको हम स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज स्टैटिक रहेगा, रेस्ट पे रहेगा एक जगह पे, तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें वो चार्ज मूव करेगा दैट ब्रांच इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं दोज अलाउ द चार्ज टू मूव, जो कि चार्ज को मूव करने के लिए क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो चार्ज को मूव करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। इफ द चार्ज remains at rest, that branch of electricity is called static electricity. Static electricity, or if the charge can move freely, तो उसको हम क्या बोलते हैं, that is current electricity. ये करंट का क्या मीनिंग होता है, करंट का मतलब होता है मूव करना। जैसा वाटर करंट पढ़ते हैं ना, वाटर करंट, तो पानी जब मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वाटर करंट बोलते हैं। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मींस मूव करना। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो होते हैं दोज अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स, those allow the electrons to move freely, और जैसे कि आपको पता है दिस इज एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब क्या है, these all are conductors। और इंसुलेटर्स वो होते हैं, इंसुलेटर्स those do not allow the charges to move, जैसे कि एग्जांपल आपको मालूम है, रबर है, प्लास्टिक है और एक्सेट्रा, ठीक है। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें चार्जेस जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो